नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इनकी हत्या कर दी थी और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की नींव रखी थी। इस वंश ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। इस अध्याय के अंतर्गत तुगलक वंश की स्थापना, उसके प्रमुख सुल्तान, उनके कार्य और अंततः 94 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद तुगलक वंश के पतन के कारणों का अध्ययन भी करेंगे। और ध्यातव्य है कि दिल्ली सल्तनत का इस काल में चरम विस्तार व विघटन दोनों हुआ है। विस्तार भी हुआ है और विघटन भी हुआ है। नेक्स्ट है प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता कराना तुर्क था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन का उत्कर्ष। गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी और पिता बलबन का तुर्की दास था। गाजी मलिक अपनी योग्यता व कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासन में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष तथा दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यह मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक है, ये मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। और 3 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठ गया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था कौन? गयासुद्दीन, जिसने गाजी की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष चुनौतियाँ। शासनकाल के प्रारंभ समय में गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष कई चुनौतियाँ थी। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे, बंगाल और सिंध पर नाममात्र का शासन रह रहा था तथा गुजरात के क्षेत्रों में भी विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे, जबकि दक्षिण के राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। और पूर्व खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया गया था, और जिससे राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम सामंतों में अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई तथा उलेमाओं से इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए समर्थन मांगा, जिन्होंने गयासुद्दीन के शासक बनने का समर्थन किया है। इस तरह गयासुद्दीन की सत्ता को वैधानिक स्वीकृति मिली, उसकी सत्ता मजबूत हुई, लेकिन इससे सामंतों और उलेमाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। निरंकुश राजतंत्र की परंपरा दुर्बल हुई। गयासुद्दीन ने सत्ता की वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद सर्वप्रथम विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्रिय उपाय भी किए थे।
गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? तुगलकाबाद। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से भी हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख सैन्य अभियान। जो 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां को तेलंगाना के शासक प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था। जोना खां अपने प्रथम वारंगल अभियान में असफल रहा और 1322-23 ईस्वी में जोना खां ने वारंगल पर पुनः अभियान किया था। इसमें वह सफल रहा। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। तेलंगाना पर तुर्कों का अधिकार हो गया था और इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया था। तेलंगाना का नाम क्या रख दिया था? सुल्तानपुर। साथ ही इसे कई प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया। 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की थी और उसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। बंगाल विजय से लौटते वक्त उसने उत्तर बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित किया एवं तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य विस्तार उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया था। जोना खां ने अपना दूसरा अभियान 1324 ईस्वी में जाजनगर पर किया था और वहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। इस युद्ध में जाजनगर का शासक पराजित हुआ था और जोना खां को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के सुधार। गयासुद्दीन के काल में राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए गयासुद्दीन ने लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को भी कम किया था। उसने मध्यस्थ भूमिपतियों के अधिकार पुनः व्यापार कर दिए और लगान की दर में परिवर्तन भी किया था। नेक्स्ट है, रैयतों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा था। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती तथा अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ कर दिया जाएगा। गयासुद्दीन ने मध्यस्थ वर्ग को किसानों से लगान के अलावा सभी प्रकार के कर वसूलने से रोक दिया तथा अमीरों या इकदारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारों की कुरीति पर पूर्ण रोक लगा दी और उनके द्वारा लगान वसूली में प्राप्त लाभ का वितरण नियमित रूप से लिया जाने लगा था। नेक्स्ट है, कर सुधारों के अंतर्गत इकदारों द्वारा फवाजिल या अतिरिक्त कर केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए गए। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा क्योंकि उसने दाग एवं हुलिया की पत्ती को और व्यवस्थित ढंग से चालू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई तथा पुलों एवं नई सड़कों का भी निर्माण कराया था और यह प्रशासन में नैतिक नियमों का समर्थक था और शराब उत्पन्न एवं उसकी बिक्री पर इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही मुहतसिब नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन का दायित्व दे दिया था। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी और शीघ्र डाक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी या घुड़सवार नियुक्त किए गए। डाक विभाग का मुखिया बरीद ए मुमालिक नामक अधिकार होता था। हिंदुओं के प्रति नीति क्या नीति थी? हिंदुओं के प्रति इनकी क्या नीति थी? हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। उसने अपने अधिकारों को आदेश दिया कि हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाए और न ही इतने निर्धन हो कि कृषि छोड़कर वे भाग जाएं। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया था। गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में उसके पुत्र जोना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का भवन निर्मित
किया गया था। जब मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी अचानक हाथियों के आ जाने से वह मंडप गिर गया था और मलबे के नीचे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, राजकुमार महमूद खान व अन्य व्यक्ति दबकर मर गए थे। और सुल्तान की इस तरह मृत्यु से एक मिथक प्रचलित है कि जोना खां ने सत्ताधिकार के लिए स्वयं इस षड्यंत्र को रचा था। एक अन्य मिथक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध अच्छे नहीं थे और बंगाल विजय से वापस लौटते समय संभवतः सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भी भिजवाया था, वे सुल्तान के आने के पूर्व सल्तनत छोड़कर कहीं और चले जाएं। और इस पर औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है और वास्तव में सुल्तान का दिल्ली प्रवेश के पूर्व ही देहांत हो गया है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक का मूल्यांकन। गयासुद्दीन ने अपने राजा में सुव्यवस्था स्थापित की और ऐसे विभिन्न कार्य किए जिनका उद्देश्य जनता की सुख एवं समृद्धि को बढ़ाना था। हालांकि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी अनेक कठोर नीतियों का अनुसरण भी किया है जो तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ बलबन के समान भी थी। गयासुद्दीन ने राजस्व की उस शक्ति और मर्यादा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जो खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में लगभग समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट है मुहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना है। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया था। 40 दिन के बाद उसने अपने राजाभिषेक के लिए दिल्ली प्रस्थान किया था। मुहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही, और ये पुस्तक किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तारिक ए फिरोज शाही और मार्को यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों से हमें मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के रोचक तथ्यों की जानकारी भी मिलती है। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? राजकुमार जोना खां गयासुद्दीन तुगलक का जेठ पुत्र था। उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था और खुसरो शाह द्वारा उसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। परंतु जोना खां ने अपने संरक्षण खुसरो शाह के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया और उसने खुसरो शाह को अपदस्थ करने में अपने पिता की सहायता की थी। नेक्स्ट है 1320 ईस्वी में पिता गयासुद्दीन तुगलक के सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जोना खां की उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई और उसे उलूग खां की उपाधि भी दी गई थी। जोना खां ने 1321 और 1322-23 ईस्वी में वारंगल में 2 अभियानों का नेतृत्व किया था। यद्यपि अपने प्रथम अभियान में असफल रहने के बाद वह दूसरे अभियान में सफल रहा था। नेक्स्ट इब्न बतूता के अनुसार मुहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था और कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। नोट है, इब्न बतूता मार्को अफ्रीका का रहने वाला था जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1342 ईस्वी में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेज दिया गया था। इब्न बतूता ने मुहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रेहला में लिखा है। नेक्स्ट है मुहम्मद बिन तुगलक की शासन संबंधी योजना। बर्नी ने सुल्तान की 5 प्रमुख शासन संबंधी योजनाओं का उल्लेख किया है। दोआब में कर वृद्धि जो 1325 ईस्वी में किया था। सिंहासन पर बैठने के कुछ समय पश्चात सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की थी और बर्नी के अनुसार सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में 10 गुना कर वृद्धि की, जबकि बदायूनी ने 10 से 20 गुना कर वृद्धि की बात की थी।
नेक्स्ट है कर वृद्धि के संबंध में विभिन्न मत। बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसकी पूर्ति के लिए कुछ वृद्धि की गई। गार्डन ब्राउन के अनुसार दोआब साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ्य तथा समृद्धशाली भाग था। अतएव इस भाग से साधारण दर से अधिक कर वसूल किया जा सकता था। बदायूनी और सरहेक के अनुसार दोआब की विद्रोह प्रजाति को दंड देने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर लगाया गया था। नेक्स्ट है योजना की असफलता के क्या कारण थे। जिस समय कर वृद्धि की गई उसी दौरान अकाल पड़ने के कारण जनता में कर अदा करने की क्षमता नहीं रही। दोआब के लोग बढ़ी हुई दर पर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। कर की वसूली इतनी कठोर से की गई कि जनता आक्रोशित हो उठी और सुल्तान के प्रति भयंकर असंतोष फैल गया। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा और उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। राजधानी परिवर्तन का क्या कारण था। राजधानी परिवर्तन का क्या कारण था। देवगिरी का केंद्र में स्थित होना। इसका सबसे पहला कारण देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था और सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था जो सामरिक महत्व का होने के साथ साथ राज्य के केंद्र में स्थित हो। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था। दिल्ली के लोगों को सजा देना। दिल्ली के लोगों को सजा देना। इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उनको सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी गई कि सभी दिल्ली निवासी छोड़कर दूर देवगिरी को प्रस्थान करें। नेक्स्ट है मंगोल आक्रमण से दिल्ली की असुरक्षा क्या थी। इतिहासकार गार्डन ब्राउन का मत है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से राजधानी परिवर्तन किया गया है, किंतु इस तरह को भी नहीं माना जा सकता क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के राजगद्दी प्राप्त करने के समय तक मंगोलों के आक्रमण पर्याप्त समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट है योजना की असफलता के क्या कारण थे। सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की योजना गलत नहीं थी, किंतु उसने इस योजना को जिस तरीके से व्यवहारिक रूप दिया वह अवांछनीय तथा अबौद्धिक था। उसे सारी जनता को एक साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। सर्वप्रथम उसे दरबारी, पदाधिकारी, व्यापारी तथा दुकानदारों को ले जाना चाहिए था। सुल्तान को शायद यह आभास नहीं था कि लोग अपने प्रत्येक निवास को छोड़ने में कितना कष्ट अनुभव करेंगे। दौलताबाद पहुंचकर दिल्ली वासियों का मन न लगा और वे दिल्ली लौटने को आतुर हो गए थे। दौलताबाद से दिल्ली पर मंगोलों या अन्य विदेशी आक्रमणों को रोकना संभव भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और 1335 ईस्वी में वह राजधानी पुणे दिल्ली स्थानांतरित कर ली गई थी। नेक्स्ट सांकेतिक मुद्रा का चलन क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रशासन के प्रारंभ में मुद्रा में कई सुधार किए थे, किंतु उसका सबसे साहसिक कार्य तांबे या कांसे का सिक्का चलाना था। उसने यह आदेश दिया कि क्रय विक्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने तथा चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह जैसे वाक्यों को अंकित कराया था। अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह जैसे वाक्यों को, जिसे कहते सुल्तान ईश्वर की छाया है, इन वाक्यों को उन्होंने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के क्या कारण थे। सुल्तान अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था, जिससे एक विशाल सेना का निर्माण किया जा सके। लेकिन सुल्तान को नए प्रयोग करने में रुचि थी तथा उस समय परिस्थितियां भी इसके अनुकूल ही थी। योजना की असफलता के क्या कारण थे। मुद्रा के प्रचलन में नियंत्रण का प्रभाव। यद्यपि सुल्तान की यह योजना उचित थी,
किंतु वह सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में नियंत्रण न रख सका। सुल्तान सिक्कों की ढलाई को न रोक सका और सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर आदि का चिन्ह नहीं था। इसलिए लोग आसानी से सिक्कों की ढलाई करके सरकारी सिक्कों के साथ चलने लगे। और एडवर्ड थॉमस ने लिखा है कि सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जिससे राजकीय टकसाल के सिक्के तथा साधारणतः कुशल कारीगरों द्वारा बनाए हुए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सके। अतः अनेक जाली टकसाल बनने लगी और भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों से किया जाने लगा, और जिससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगी थी। समय की परिस्थितियों को न समझना। सुल्तान की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह अपने समय की परिस्थितियों को न समझ सका और न ही वह अपनी सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास पैदा कर सका। नेक्स्ट है खुरासान पर आक्रमण। सुल्तान का खुरासान अभियान तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। यह त्रिमैत्री संगठन खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। बर्नी के अनुसार इस सैनिक अभियान के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की गई और सेना को पूरे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था। कालांतर में मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ जाने से सुल्तान को खुरासान अभियान टालना पड़ा। परिणामतः सुल्तान अपनी इस योजना में भी असफल रहा था। कराचिल का सैनिक अभियान क्या था? सुल्तान की अगली विजय योजना कराचिल का अभियान थी, किंतु इसका भी विनाशकारी अंत हुआ था। और प्रारंभिक विजय के बाद ठंड के मौसम में सैनिकों का काफ़ी स्थिति हुई थी और इब्न बतूता केवल 3 सैनिकों के बचे रहने की बात करता है, तो बर्नी सिर्फ 10 की बात करता था। दोनों अभियानों की असफलता का क्या कारण था? सुल्तान का विश्व विजेता बनने का विचार महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन अभियान से पूर्व परिस्थितियों का गलत आकलन इन अभियानों के असफल होने का मुख्य कारण था। अभियानों से पूर्व भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता बरती गई और यह बात पूर्णतः भुला दी गई कि हिमालय व हिंदुकुश के पहाड़ी मार्गों से होकर ऐसे विशाल सेना का निकालना भी एक कठिन कार्य था, और उस सेना के भोजन व ऐसे दूरस्थ देश में जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। नेक्स्ट है नोट। इन असफल अभियानों के अंतर्गत में बर्नी लिखता है कि वे देश प्राप्त नहीं किया जा सके जिनका मोह सुल्तान को था, और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था व्यय कर दिया गया था। सुल्तान के संबंध में एल्फिस्टन ने मत व्यक्त किया कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्य क्या थे? संकट के समय कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए सुल्तान ने केंद्र में दीवान ए-कोई नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी। उसने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई, सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण प्रदान भी किए गए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने के लिए एवं बीज व हल खरीदने के लिए कृषि ऋण प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृत पत्र प्राप्त किया तथा खुब्बा एवं सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित कराया। उस तथा ज़कात को छोड़कर उसने शेष कर समाप्त कर दिए थे। और नोट है, सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन पर बुसूरी और राजशेखर का स्वागत किया। दिल्ली सुल्तानों में वह पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, जिसमें 22 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे।
मृत्यु है। 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने हेतु थट्टा जाते समय सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गया। अंततः मार्च 1351 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। और सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन। मुहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के संबंध में इतिहासकारों में विरोधाभास है और इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि वह बड़ा धर्म परायण था, जबकि दूसरी ओर से उसे निर्दयी, रक्त पिपासु तथा धर्म भ्रष्ट कहा गया। नेक्स्ट है, शासक के रूप में मुहम्मद बिन तुगलक पूर्णतः असफल रहा था और जिस समय वह गद्दी पर बैठा था उस समय उसके साम्राज्य में लगभग समस्त उत्तर दक्षिण भारत सम्मिलित भी था, किंतु उसने अपने को दिल्ली तक समेट रखा था। कुछ विद्वानों ने उसे भाग्यहीन आदर्शवादी कहा है। इस दृष्टि से उसे महान व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1351 ईस्वी में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा था और फिरोज की माता एक राजपूत सरदार की पुत्री भी थी। बर्नी के मतानुसार मुहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। राजधानी से दूर थट्टा के निकट सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अमीरों, मलिकों, उलेमाओं आदि ने फिरोज को एक मत से सुल्तान घोषित किया और फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहले 22 मार्च 1351 को थट्टा में और तत्पश्चात अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की राजस्व एवं ग्रामीण कृषि व्यवस्था कैसी थी? रिक्त राजकोष की पूर्ति, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति तथा जनता की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व एवं ग्रामीण व्यवस्था में सुधार किए थे। किसानों द्वारा अकाल के समय पूर्व सुल्तान से जो कृषि ऋण लिए गए थे, फिरोज ने वे ऋण माफ कर दिए और पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि भी की थी। किसानों के कर भार को हल्का करने के लिए उसने सूबेदारों द्वारा दी जाने वाली भेंट की प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, कर व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को सही किया, क्योंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगान ही था। सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का प्रमाणिक विवरण तैयार करने के लिए ख्वाजा इसामुद्दीन को नियुक्त किया गया, जिसने लगान की आमदनी को 6 करोड़ 78 लाख टंका निर्धारित किया है। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। 24 प्रकार के अतिरिक्त करों अबवाब को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ गरई व चरई भी शामिल थे और 4 महत्वपूर्ण कर जारी रखे थे, जिनकी अनुमति शरीयत में दी गई थी। ये 4 कर थे खराज, जजिया और खुमस ज़कात। किंतु इसके अतिरिक्त हक ए शरब नामक सिंचाई कर भी लगाया, जिसकी दर 1/10 या 10% था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को भी सुदृढ़ किया। उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली एवं आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में भी करवाया था और जिसने लगभग 160 वर्ग मील के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ था और कुएं एवं जलाशयों के निर्माण से अन्य भागों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों में उलुग खानी तथा रजवाही सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। इनकी नहरों में उलुग खानी और रजवाही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के कृषि एवं राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई और अफीफ लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई। उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा था। नेक्स्ट है, उद्योग और कारखाने। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आय में वृद्धि के लिए नई नीति बनाई। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगाए, जिससे राजा को 1,80,000 टन का
प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त हुई और राज परिवार के उपयोग में आने वाले आवश्यक वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए 36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई जो राज्य के द्वारा संचालित होते थे। फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण का था। उसने यह निश्चित किया कि वह अपनी सत्ता उन्हीं प्रदेशों पर बरकरार रखने की कोशिश करेगा जिस पर नियंत्रण करने से आसानी से किया जा सके। अतः उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार अभियान किया किंतु दोनों बार असफल भी रहा था। और 1360 ईस्वी में फिरोज शाह ने जाजनगर के शासक पर चढ़ाई की। वहां पर उसने मंदिरों को नष्ट कर दिया और काफ़ी धन लूटा किंतु उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने की कोई कोशिश नहीं की थी। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह ने कांगड़ा का सफल अभियान किया और इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर से अनेक संस्कृत रचनाएं पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान थट्टा में हुआ जहां 1362-64 ईस्वी के 2 वर्षों के अभियान के बावजूद उसे कोई सफलता भी नहीं मिली थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य क्या थे। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी और किसानों पर लगे तकावी ऋणों को माफ़ कर दिया था। उसने कुछ विभागों की रचना की जैसे दार उल सफ़ा और दीवान ए खैरात और लोक निर्माण विभाग तथा दफ्तर ए रोजगार आदि जो बेरोजगारों के लिए था आदि की उन्होंने स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई। इससे दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। फिरोज शाह तुगलक ने अथा एवं बिक नामक क्रमशः आधे एवं चौथाई पीतल में तांबे चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे। सैनिकों के प्रति फिरोज शाह ने उदारता की नीति अपनाई। उसने खुम्स की प्रचलित दर में परिवर्तन करके सैनिकों को 80% भाग देना आरंभ कर दिया और राज्य द्वारा 20% हिस्सा ही लिया गया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया और टोपरा वाले स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में जो कुशक ए शिकार महल के सामने गड़ा है। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए थे। फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1398-99 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। तैमूर के आक्रमण के समय महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया और 1405 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु के बाद वह दिल्ली लौट गया था। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन। समकालीन इतिहासकारों द्वारा फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया। उसके आर्थिक सुधारों से राज्य की स्थिति मजबूत हुई तथा कल्याणपरक कार्यों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी थी और फिरोज शाह तुगलक की अत्यधिक तुष्टीकरण की नीति ने साम्राज्य का पतन अवश्यभावी बना दिया था। एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। एल्फिंस्टन ने फिरोज को क्या कहा है? सल्तनत युग का अकबर कहा है।
तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी से लेकर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक जितने भी राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, उनमें तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालिक रहा है। और हालांकि अपने अंतिम दिनों में अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इस वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश के पतन के निम्नलिखित कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षा योजनाओं की असफलता के कारण राजस्व घट गया था और सुल्तान ने अपनी इन योजना की असफलता का कारण अमीरों एवं जनता की उदासीनता को मानकर उन्हें कठोर दंड दिए, जिससे अमीर एवं जनता ने सुल्तान के विरुद्ध बगावत की। उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने दया एवं समाशीलता की नीति अपनाकर मुसलमानों का विश्वास तो प्राप्त किया, किंतु सल्तनत की नींव कमजोर कर दी। फिरोज शाह द्वारा जारी की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र एवं वंशानुगत पदों की घोषणा और दास प्रथा का प्रारंभ, इन कार्यों से विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला था। फिरोज शाह तुगलक के दुर्बल एवं विलासी उत्तराधिकारी शासन चलाने में अयोग्य साबित हुए थे, जिससे अमीरों में षड्यंत्र रचने का अवसर मिला और परिणाम स्वरूप सल्तनत की क्षीण होती चली गई। केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर भी मिल गया था। केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर भी मिल गया था। नेक्स्ट है अमीरों के बढ़ते प्रभाव। षड्यंत्र एवं विलासितापूर्ण जीवन ने दरबार में गुटबंदी का पूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया, जिससे सल्तनत की सत्ता कमजोर हो गई। कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, और जिसका सामना दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह नहीं कर पाया था। अंततः तुगलक वंश का पतन हो गया था। तो ये इसके पतन के कारण थे। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।